नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना फेवरेट वीकली शो प्रॉपर्टी जंक्शन, जिसमें प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट से जुड़ी हुई तमाम खबरें हम लोग यहां पर लेकर आते हैं। एक तरह से पूरे हफ्ते का जो राउंड अप होता है वो हम लोग यहां पर लेकर आते हैं और एक्सपर्ट के जरिए हर एक खबर का बेहतर तरीके से यहाँ पर विश्लेषण भी करते हैं। आज भी वो क्रम, आज भी वो सिलसिला जो है वो जारी रहेगा और इन सभी खबरों का विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बेहद खास मेहमान, होमेंट्स के फाउंडर मोहित मित्तल सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में। थैंक यू सो मच अभिषेक जी। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि ऑन द शो में कौन कौन सी खबरें हैं जो कि आज हम अपने शो में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात होगी, खरीदारों के पक्ष में बड़ा फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने बैंक बिल्डर को फटकार भी लगाई है। क्या है पूरा मामला, इसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद फिर जानेंगे एनसीआर में बनेंगे 4 नए शहर। जी हाँ, किसे और कैसे यहाँ पर फायदा मिलेगा उसको भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे। कहाँ कहाँ ये शहर बनने वाले हैं उसकी बात भी यहाँ पर बात होगी। साथ ही जानेंगे फिर हम लोग कितना बड़ा हो जाएगा रीट्स और इनविट्स का बाजार। जी हाँ, एक रिपोर्ट आई है जिसमें रीट्स को लेकर एक पॉजिटिव आउटलुक यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। क्या है पूरी रिपोर्ट, क्या कहती है रीट्स के बाजार के बारे में, इनविट्स के बाजार के बारे में, उसको भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे। उसके बाद फिर जानेंगे एलडीए ला रहा कौन से नए प्रोजेक्ट। जी हाँ, और उन प्रोजेक्ट्स में क्या खास होगा उसको भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे। लखनऊ के आसपास जो नए प्रोजेक्ट आएंगे उन पे क्या खासियत होगी उसको भी हम लोग यहाँ पर टटोलेंगे। साथ में जानेंगे जंग खत्म हो गई है, ऐसे में क्या दुबई रियलिटी में मौका है कि नहीं है। कई ऑफर्स और बेनिफिट्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं दुबई के रियल एस्टेट बाजार में। क्या वो बेनिफिशियल हैं, क्या ये फंसाने का कोई मौका नहीं है इसमें, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर टटोलेंगे। और साथ में कई और सारी खबरें होंगी जिनको हम लोग यहाँ पर अपने शो में यहाँ पर जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। सुप्रीम कोर्ट ने उन हजारों होम बायर्स की परेशानी पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है जिन्हें सबवेंशन स्कीम के तहत अब तक फ्लैट नहीं मिला है, लेकिन वे लगातार ईएमआई चुका रहे हैं। इस योजना में बैंक सीधे बिल्डर को लोन राशि देते हैं और फ्लैट मिलने तक ईएमआई चुकाने की जिम्मेदारी बिल्डर की होती है। आरोप है कि कई बिल्डर्स ने ईएमआई देना बंद कर दिया है, जिसके बाद बैंकों ने खरीदारों से वसूली शुरू कर दी है। याचिका में मांग की गई है कि फ्लैट ना मिलने पर बिल्डर और बैंक दोनों नुकसान साझा करें। साथ ही रुकी हुई परियोजनाओं के खरीदारों के लिए एक डेट रिलीफ स्कीम बनाने की भी यहां पर मांग की गई है। सर, इस पूरे मामले को पहले कैसे देख रहे हैं आप? कितनी गंभीर समस्या है कि सुप्रीम कोर्ट तक ने इस मामले का संज्ञान लिया है, कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, पहले तो ये जो सबवेंशन स्कीम आई थी, सबवेंशन स्कीम बेसिकली राहत देने वाली स्कीम थी होम बायर्स के लिए, लेकिन राहत देने की जगह ये काफी मुश्किलें बढ़ा दी होम बायर्स के लिए। उसका रीजन है, होम बायर ने प्रॉपर्टी लोन ली, लोन का डिसबर्समेंट हुआ उनके एलिजिबिलिटी के नाम पर, पैसे पूरे बिल्डर को पहुंच गए 90% पैसा। 1090 स्कीम हुआ करती थी जहां 10% की सेल्फ फंडिंग करनी होती थी आपको और 90% का बैंक लोन होता था। उस बैंक लोन की किस्तें जो होती थी नियम से बिल्डर को देना होता, लेकिन क्योंकि कई बिल्डरों ने बैंकों के साथ मिलकर स्कीम, फ्रॉड स्कीम चलाई ये वाली, जहां पर उन्होंने नकली बायर्स भी डाले उसके अंदर और एक तरह से स्कैम चलाया, जहां पर उन्होंने इस स्कीम को बैंकों के साथ मिलके कई प्रॉपर्टी के अंदर नो ईएमआई स्कीम चलाई और जहां पर पैसे पूरे मिलने के बाद ना प्रॉपर्टी की डिलीवरी मिली और जो बेचारे होम बायर्स है उनकी ईएमआई स्टार्ट हो गई। तो होम बायर्स से 2 बड़े फटकार पहुंची। जो राहत देने वाली चीज थी वो डबल फटकार पहुंची, बिकॉज बिना कंस्ट्रक्शन के 90% पैसा डिसबर्समेंट बैंकों ने किया। और किस बैंकों ने किया? इंडिया बुल्स, डीएचएफएल, जो भी नॉन एनबीएफसी बैंकें थी, उनके साथ मिलकर इन बैंकों ने स्कीम चलाई और जहां पर आज सुप्रीम कोर्ट को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से पूरा मांगा है इसका हिसाब किताब। इनफैक्ट कुछ दिनों पहले सीबीआई की इंक्वायरी भी इसमें हुई थी, जहां कई बिल्डरों के खिलाफ सीबीआई ने छापा मारा। और ये एंटल सिर्फ नोएडा या दिल्ली इंसार में सीमित नहीं है, पूरे पैन इंडिया का स्कैम है और मेरे ख्याल से इसकी जांच और लंबी जानी चाहिए। और मेरे ख्याल से काफी अच्छी खुशखबरी है होम बायर्स के लिए, उनकी सुप्रीम कोर्ट ने काफी राहत देने वाली निर्णय लिया और फटकार भी लगाई इस सेंटर को भी और साथ में बैंकर को भी बुलाया जाएगा इस मुकदमे के अंदर। और मुझे लगता है के अंदर इसमें काफी रिलीफ मिलेगा होम बायर्स के लिए। सर, जिन खरीदारों ने मतलब सालों से ये ईएमआई चुकाई है अब तक फ्लैट लेकिन उनको नहीं मिला है, तो क्या ऐसे समय में ऐसा लग रहा है कि जब ये सुप्रीम कोर्ट का भी यहाँ पर इंटरवेंशन हो गया है, क्या उन्हें ब्याज समेत यहाँ पर मुआवजा मिलने की भी संभावना दिख रही है आपको? देखिए, मुआवजा इंटरेस्ट ऑब्वियसली बात है, लेकिन जो बिल्डर के खिलाफ इतना पैसा फंसा हुआ है वो पहली बात है फ्लैटों का पोजीशन नहीं मिला और जिन प्राइस में फ्लैट लिए हैं उस प्राइसों में अभी ऑलरेडी बढ़ोतरी हो चुकी है, तो बेचारा इंसान वो रिफंड ले भी लेगा तो नई प्रॉपर्टी खरीद नहीं पाएगा।
तो आई थिंक सुप्रीम कोर्ट इसमें विन विन सिचुएशन लेके आएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं 90% वो बिल्डर बैंकरप्ट हो चुके हैं, प्रॉपर्टी डिलीवरी हुई नहीं है। तो शायद सुप्रीम कोर्ट जैसे अमरपाली के खिलाफ के सुप्रीम कोर्ट में फैसला लिया, एनबीसीसी ने डिलीवरी करी प्रॉपर्टी का और जहां राहत मिली लोगों को, वैसा कुछ निर्णय लेगा जहां से बैंक उसकी प्रॉपर्टी, बिल्डरों की जो प्रॉपर्टी ओनर्स की प्रॉपर्टी है उनको अटैच करेंगे, अटैचमेंट करने के बाद जो भी रिकवरी बनेगी उससे रिफंड करेंगे या प्रॉपर्टी डिलीवरी करेंगे। सर, डेट रिलीफ स्कीम भी बनाने की यहाँ पर बात की जा रही है। क्या होने का फायदा है, क्या फायदा हो सकता है उससे, क्या उम्मीद की जा सकती है इस स्कीम से? देखिए, डेट रिलीफ स्कीम एक तरह से आप देखोगे, जब एक स्कीम आई थी, स्वामी फंड आया था और स्वामी फंड से काफी बिल्डरों को राहत मिला, जो प्रॉपर्टी रुकी हुई थी प्रॉपर्टी थी वो भी डिलीवरी स्टार्ट हुई है। तो आई थिंक डेट रिलीफ फंड से भी बहुत काफी राहत मिलेगा होम बायर्स के लिए, और ये योजना मेरे ख्याल से बहुत अच्छा फायदा है। ये जो योजना सरकार की ओर से, मतलब ऑब्वियस बात है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इंटरवेंशन किया है, सरकार से भी यहाँ पर एक जवाब तलब किया है, प्लस यहाँ पर बिल्डर्स और यहाँ पर जो बैंक की जो यहाँ पर मिली भगत होती है उसके ऊपर भी सख्त टिप्पणी करते हुए उनको भी यहाँ पर जवाबदेही के लिए बोला है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली एनसीआर में रीजनल प्लान 2041 के तहत 4 नए ग्रीनफील्ड नमो सिटी विकसित किए जाएंगे। इन शहरों का उद्देश्य दिल्ली पर बढ़ते जनसंख्या और बुनियादी ढांचे के दबाव को कम करना, साथ ही क्षेत्र में संतुलित विकास को बढ़ावा देना है। एक एक नमो सिटी दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में यहाँ पर बनाई जाएगी। ये शहर नमो भारत यानी कि RRTS और अन्य हाई स्पीड ट्रांसिट नेटवर्क से जोड़े जाएंगे, जिससे आवागमन तेज और सुविधाजनक होगा। केंद्र सरकार अगले 5 साल में 5,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि भी यहाँ पर देगी। इन शहरों को आधुनिक, हरित और आत्मनिर्भर शहरी केंद्रों के रूप में विकसित करने की यहाँ पर योजना है। साथ ही तय किया गया है कि एनसीआर की सीमा में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। पहले दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र को मौजूदा 55,000 वर्ग किलोमीटर से घटाकर 35,000 से 45,000 वर्ग किलोमीटर करने का प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें 32 जिलों को शामिल करने की बात कही गई थी। सर, मीटिंग में 4 नए शहर बसाने का प्रस्ताव दिया गया है। कितना बड़ा ये फैसला माने, खासतौर पर दिल्ली एनसीआर को देखते हुए, जहां पर जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, इंफ्रा वाइज काफी दबाव यहां पर बनता हुआ दिख रहा है। अभिषेक जी, निर्णय काफी लेट आया और अच्छे टाइम पे आया कि आज के डेट में नोएडा, गुड़गांव के अंदर काफी ज्यादा निर्भर बढ़ चुका है और पॉपुलेशन बढ़ रही है दिल्ली के ऊपर। तो आई थिंक अब क्योंकि यहाँ पर अब देखोगे आप, होम बाइंग का रेट, प्रॉपर्टी के रेट्स भी काफी इंक्रीज हो चुके हैं, काफी अफोर्डेबल फ्लैट्स आ नहीं पा रहे हैं इनके अंदर, बिकॉज शहरों पर डिमांड बढ़ रही है। जब डिमांड बढ़ती है, सप्लाई कम आती है, ऑब्वियसली बात है प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ते हैं। जब नए शहर कनेक्ट होंगे, ऑब्वियसली बात है कहीं ना दबाव कम पड़ेगा गुड़गांव और नोएडा के ऊपर, और दबाव कम होने से और नई कनेक्टिविटी, स्पेशली RRT की कनेक्टिविटी से देखोगे, मेरिट में कनेक्टिविटी बढ़ने के बाद मेरिट की प्रॉपर्टी डिमांड बढ़ी है और लोग आउटस्कर्ट जाना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी पहले इशू थी। आज दिल्ली पहुंचने के लिए मेरिट से हमें सिर्फ 45 मिनट से 30 मिनट लगता है, जबकि एक समय में 2 घंटा 2.5 घंटा लगता था। तो आई थिंक 4 और नए सिटी बनने के बाद काफी हाउसिंग सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, और सप्लाई भी उस हिसाब से आएगी। जब सप्लाई आएगी डिमांड के हिसाब से, तो रेट में भी काफी आपको गिरावट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको ये बोलूंगा कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल फ्लैट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। सर, जो नमो सिटी इसको नाम दिया गया है यहाँ पर, इसका ढांचा किस तरह लग रहा है कि कैसे तैयार होगा, क्या हो सकता है उसका पूरा आउटले अगर हम लोग देखें यहाँ पर? तो जैसे कि एग्जांपल, नोएडा, ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेस पे जिस तरह प्लांट सिटी बनी है, मेरे ख्याल से वही ढांचा में बनाएंगे, जहां पर आपको IT मिलेगा, इंडस्ट्री मिलेगा, जहां पर हाउसिंग में मिलेगी, कमर्शियल मिलेगा। मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि दिल्ली पर दिल्ली जैसे शहरों पर वो पॉपुलेशन की डिमांड बढ़ी नहीं। अगर वो सारी ढांचा लेके नहीं आएंगे पूरी सिटी का, तो वापस से वही दिल्ली पर प्रभाव पड़ेगा, दिल्ली पर काफी दबाव पड़ेगा। उस दबाव को कम करने के लिए उनको नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना जैसा प्राधिकरण वहां पर बनानी चाहिए, और वो उसी शहर को उसी तरह विकसित करनी चाहिए जहां पर हर एक चीज मिल जाए, ताकि इंसान वहीं पर काम करे, वहीं पर घर मिल जाए उसको। सर, जो प्रोजेक्ट पूरा लाया जा रहा है यहाँ पर 4 शहरों का, दिल्ली एनसीआर के इर्द गिर्द पूरा अगर देखा जाएगा, तो सर जो मकानों की जो डेफिसिट हो रखी है यहाँ पर, सप्लाई की जो डेफिसिट हो रखी है, वो कितनी यहाँ पर फुलफिल होती हुई दिख सकती है, और इसमें कितनी आपको लगता है कि बढ़ोतरी हो सकती है? देखिए, डेफिसिट की अगर बात करें, देखिए आप जैसे देखोगे 90s के टाइम में नोएडा में लोग एंटर नहीं करते थे, पीपल वर अफ्रेड टू गो टू नोएडा, यूपी में आने में अफ्रेड करते थे, और 2010 तक हमने ये समस्या देखी नोएडा के अंदर। और 2010 के बाद जब विकसित हुआ नोएडा, जब IT सेक्टर यहाँ पर नोएडा में आया, कैसियल आया, कोई भी आए, कंपनीज आई, आज नोएडा के अंदर काफी ग्लोबल कंपनीज आने के बाद आज यहाँ डिमांड बढ़ गई है, सप्लाई कम है, इसलिए सप्लाई कम होने की वजह से ही रेट बढ़ी प्रॉपर्टी का। तो सेम जब नमो सिटी बनेगी, वहां पर भी आपका स्टार्टिंग में ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब्स अगर प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट,
तो सिटी से दबाव कम होगा और वहां पर एफोर्डेबल प्रॉपर्टी स्टार्टिंग में बिकेगी। सर कीमतों में भी थोड़ी सी नरमी आने की आपको लग रहा है कि उम्मीद है कि इनके जब ज़्यादा सप्लाई हो जाएगी, जो अभी स्टैग्नेशन पॉइंट पे थोड़ा सा चल रहा है और जो प्रॉपर्टी थोड़ी सी महंगी चल रही है एनसीआर में, जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा ओवरऑल अगर देखें जहाँ जहाँ ये आएंगे मकान, वहाँ पर आपको लग रहा है कि थोड़ी सी प्राइसेस नरम रहेंगे या फिर थोड़े से हाई हो सकते हैं? जब भी कोई नया शहर बनता है सर, ऑब्वियसली बात है प्राइसेस वहां कम होते हैं। जैसे जिस तरह शहर का विकसित होता है तो रेट बढ़ते हैं। जैसे हमने यमुना के अंदर देखा, यमुना 2010 में किसी ने इन्वेस्टमेंट किया होता है और 2026 में इन्वेस्टमेंट कर रहा है एयरपोर्ट खुलने के बाद, तो रेट बढ़ रहे हैं और इंसान इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सेम गुड़गांव के अंदर हमने मिलेनियम सिटी के अंदर देखा, सेम अभी हम कुंडली सोनीपत के अंदर देख रहे हैं जहां पर डेवलपमेंट बढ़ रहा है। जहां जहां डेवलपमेंट होगा वहां रेट बढ़ेंगे और स्टार्टिंग में ऑब्वियसली बात है रियायत मिलेगी। नई इन्वेस्टमेंट में ऑब्वियसली बात है आपको काफी सस्ते प्राइस में, अफोर्डेबल प्राइस से प्रॉपर्टी मिल जाती है। लेकिन उनकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, इन्फ्लेशन कॉस्ट है, ऑलरेडी इतनी इंक्रीज हो चुकी है कि हमें 2004 2002 का प्राइस तो नहीं मिल सकता, लेकिन हाँ एक एक इकोनॉमिकल रेट में हमें प्रॉपर्टी मिल सकती है यहाँ पर। सर इससे पहले मुझे याद आ रहा है कि न्यू नोएडा और न्यू आगरा को भी डेवलप करने की वहाँ पर बात की जा रही थी, ये भी विकसित होने की बात की जा रही थी कि ये आएंगे और इसमें भी काफ़ी जो इंफ्रा होगा, जो फैसिलिटीज़ होंगी वहाँ पर भी डिप्लॉय की जाएगी। अब यहाँ पर दिल्ली एनसीआर के में बोला जा रहा है कि नमो सिटी आपकी यहाँ पर आने वाली है। इस पूरे अगर सिनेरियो को देखें सर, क्या लग रहा है कि सरकार की क्या मंशा है और क्या और भी जो एनसीआर के क्षेत्र होंगे या फिर दूसरे अगर शहरों की बात कर रहे हैं, बड़े शहरों की बात करें, तो वहाँ पर भी इसी तर्ज पे ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए? आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे एग्जांपल अभी बेंगलोर के अंदर भी ग्रेटर बेंगलुरु बन रहा है आपका, साउथ के साइड में, साउथ बेंगलुरु साइड में। सेम नवी मुंबई आप देखोगे, मुंबई 3.0 अभी ऑप्शन आया है, मुंबई 3.0 अटल सेतु बनने के बाद वो भी एक नया शहर बनने के लिए गवर्नमेंट प्रयास कर रही है। बिकॉज हर एक बड़े शहर के अंदर, चाहे वो बॉम्बे हो, चेन्नई हो, कोलकाता हो, क्या दिल्ली एनसीआर हो स्पेशली, और दिल्ली क्योंकि कैपिटल है तो यहाँ दबाव ज्यादा है। यहाँ पर करीबन 2.5 करोड़ की आबादी है और ये आबादी दिन ब दिन इंक्रीज हो रही है। बिकॉज यहाँ पर एजुकेशन के लोग बाहर से आते हैं, जॉब्स के लिए बाहर से आते हैं, तो सिटी पे दबाव ज्यादा है। वैसे न्यू नोएडा की अगर बात करें, नोएडा पर काफी दबाव होने की वजह से, ग्रेटर नोएडा में काफी दबाव होने की वजह से गवर्नमेंट 25 साल बाद का फ्यूचर प्लानिंग कर रही है और मेरे ख्याल से एक्विजिशन स्टार्ट भी हो गया उसका। आपने 15 से 20 साल आप देखोगे न्यू नोएडा भी नोएडा जैसा बन जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट उसको आज से प्लानिंग कर रही है और मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा शहर के लिए भी और दिल्ली एनसीआर के लिए, बिकॉज पॉपुलेशन की वजह से पॉल्यूशन भी काफी इंक्रीज हो रहा है। पता है आपको, गाड़ियों की जी। दबाव बहुत ज्यादा है यहाँ पर और 6 महीने पॉल्यूशन की वजह से काफी लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही है। तो गवर्नमेंट जो 4 नमो सिटी या न्यू नोएडा या न्यू आगरा डेवलप कर रही है, उससे काफी राहत मिलने वाली है। सेकंड राहत मुझे लगता है कि प्राइस से मिलेगी। आज प्राइसेस अफोर्डेबल रहा नहीं है। एक अगर मैं बात करूं आम आदमी के लिए घर खरीदना नोएडा के अंदर, गुड़गांव के अंदर बहुत मुश्किल है। आज 2 करोड़ से नीचे की प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है। ये नए शहरों के अंदर वो प्रॉपर्टी अफोर्डेबल प्राइस में इंसान को मिल सकती है। और कनेक्टिविटी, बिकॉज नमो भारत से कनेक्टिविटी की वजह से काफी अफोर्डेबल कनेक्टिविटी बन जाती है। अफोर्डेबल कनेक्टिविटी होगी और इनकेस अगर फैसिलिटीज़ आदि आएंगी और दिल्ली एनसीआर की तर्ज पे ही अगर ये सिटीज़ डेवलप होंगी तो फिर काफ़ी फ़ायदा होता हुआ दिख सकता है, क्योंकि जो बाहर से आते हैं यहाँ पर रहने के लिए उनको एक्स्ट्रा स्पेस, मतलब एक्स्ट्रा जगह मिलेगी, एक्स्ट्रा विकल्प मिलेंगे जहाँ पर वो रह भी सकते हैं और प्लस ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए जॉब भी यहाँ पर कर सकते हैं। सर एक सवाल और, जैसे कि केंद्र सरकार की ओर से ये बोला गया है कि वो 5,000 रुपये की यहाँ पर सहायता राशि यहाँ पर देंगे। क्या ये सब फैसिलिटीज़ को डिप्लॉय करने के लिए, डेवलप करने के लिए इतनी राशि काफ़ी है या फिर ये सिर्फ एक तरह से शुरुआती एक मदद है, आगे और इसमें मेरे ख्याल से इजाफा किया जाएगा? देखिए यमुना के ऊपर गवर्नमेंट ने जेवर एयरपोर्ट पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था, वो प्रोजेक्ट अभी और फेजेस में बदलेगी। तो गवर्नमेंट 5 पे प्लानिंग करती है, उसके बाद कहीं ना कहीं निवेश अपने आप बढ़ते रहेगा गवर्नमेंट का। आज भी गवर्नमेंट देखो 4 नए हाईवे कनेक्टिविटी कर रही है। अभी देहरादून हाईवे बनाया, इससे 2 घंटे में देहरादून पहुंच जाते हो आप दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस की बात करो, जो 2.5 घंटा 3 घंटा लगता था वो 1 घंटे में सफर कंप्लीट होती है। सेम दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस बनाया, उसके फरीदाबाद की कनेक्टिविटी इंक्रीज हुई है। अब गवर्नमेंट एक और प्लानिंग कर रही है, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस के लिए सेकंड विकल्प बना रही है जो एनएचआई बनाएगी, जो डायरेक्ट जेवर से कनेक्ट करेगी। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में कभी भी जो पैसा लगाती है गवर्नमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट करती है, उसके बाद ऑब्वियसली बात है डिपेंड ऑन द पब्लिक डिमांड एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट पैसा लगाना पड़ेगा उसके ऊपर। पैसा लगाओगे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तभी गवर्नमेंट को रिटर्न मिलती है, प्लस पब्लिक को सुविधा मिलती है। आज जेवर एयरपोर्ट शायद लोगों को लगता है दूर है दूर है दूर है, मेरे ख्याल से दिल्ली एनसीआर की पब्लिक को इतना फायदा नहीं होगा जितना फायदा आगरा को मिलेगा। आगरा के टूरिज्म, मथुरा के टूरिज्म इससे और इंक्रीज होने वाला है। बिकॉज आज वो 7 वंडर द वर्ल्ड में आता ताजमहल और काफी फॉरेनर्स आते हैं, जितने इंडियंस नहीं जाते तो फॉरेनर विजिट करते हैं उसको। तो मेरे ख्याल से ये एयरपोर्ट उस जगह की, जेवर को एरिया को, ग्रेटर नोएडा के एरिया को, आगरा को, मथुरा को काफी बूस्ट मिलेगा टूरिज्म को। और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ऑलरेडी काफी ज्यादा फुटफॉल था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हमेशा फायदेमंद होते हैं।
कभी घाटा कभी नहीं होता उनमें। तो गवर्नमेंट जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर रही है उसके अंदर कहीं ना कहीं उसको और बढ़ाएगी, अप टू डेट करेगी उसको। तो कुल मिला के एक तरह से विन विन सिचुएशन कह सकते हैं लोगों के लिए भी यहाँ पर। और कनेक्टिविटी जब अच्छी होती है तो फिर उसके बाद फ़ायदा अल्टीमेटली यहाँ पर कई सारी चीज़ों में देखने को मिल सकता है, चाहे आप जॉब्स देख लीजिए, चाहे आप रेसिडेंशियल के लिहाज से यहाँ पर देख लीजिए, तो कई सारी सिचुएशंस यहाँ पर डेवलप होती हुई देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वहीं भारत के रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी कि रीट्स और इन्वेट्स बाजार में 2030 तक 11.6 लाख करोड़ रुपए का निवेश आ सकता है। इन्वेस्टमेंट बैंक एविडेंस कैपिटल की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान इस सेक्टर का कुल AUM दोगुना होकर 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंच सकता है। सबसे बड़ा निवेश म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों और पेंशन फंड से आने की यहां पर उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार बेहतर लिक्विडिटी, अनुकूल नियामकीय माहौल और निवेशकों की बढ़ती रुचि इस वृद्धि को गति देंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि रीट्स और इन्वेट्स भारत के रियल एस्टेट और इंफ्रा एसेट्स के लिए यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल जुटाने का अहम जरिया बन सकते हैं। सर, रीट्स की इतनी चमक बढ़ने की वजह क्या देख रहे हैं? क्या ओवरऑल यहाँ पर सिनेरियो देख रहे हैं कि 2030 तक ऑलमोस्ट यहाँ पर डबल इसका मार्केट कैप होने की बात की जा रही है? देखिए, हमेशा से रहा गया है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट हमेशा से फ्यूचर ग्रोथ के लिए सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट मानी गई है। मतलब प्रॉपर्टी आज जो लेता है वो इंसान के पोते मतलब ऑलरेडी उनको फायदा मिलता है। सेम इसी तरह रिट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जहां छोटे अमाउंट की इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, और कमर्शियल इन्वेस्टमेंट बेसिकली होती है रेंटल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। तो जो शेयर मार्केट में पैसे लगाते थे या बाकी ट्रेड में पैसा लगाते थे, उस ट्रेड में क्या है ना, जैसे एग्जांपल बिटकॉइंस है, काफी लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था लेकिन गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी लेके आ गई। सेम शेयर मार्केट भी मार्केट डिपेंडेंट है, इंटरनेशनल मार्केट डिपेंडेंट है। लेकिन हिंदुस्तान का रियल एस्टेट आज भी मार्केट डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि इंडिया के अंदर कंजप्शन बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं जो निवेशक पैसा लगाते हैं रीट्स के द्वारा, उनकी जो ट्रेडिशनल रियल एस्टेट पे पैसा लगाना नहीं चाहते, रिस्क लेना नहीं चाहते, उनके लिए रीट्स सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज आप कम लागत में जो एक रेंटल, फिक्स इनकम रेंटल है, वहां से रेंटल आता है आपके पास, और प्लस कैपिटल एप्रिशिएशन मिलता है। लेकिन हाँ, इसमें रिस्क कम है तो ऑब्वियसली बढ़ोतरी कम मिलती है। इसलिए जो जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर थे, उन्होंने पैसा लगाना स्टार्ट किया, रिट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। अगर हम बात करते हैं इन्वेस्ट की बात करते हैं, इन्वेस्ट बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होती है वहां पर पैसा लगाती है। तो लेकिन वहां पर आप देखोगे वो भी एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टर है जो रियल एस्टेट पे इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता। उनके लिए विकल्प है, जहां गोल्ड की जगह फंड, म्यूचुअल फंड्स की जगह वहां वो इन्वेस्ट करते हैं। और ऐसे नहीं, म्यूचुअल फंड कंपनीज वहां इन्वेस्ट करती है बिकॉज वो भी श्योर रिटर्न देती है। तो दोनों इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से बढ़िया है। ये ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक नए जमाने की इन्वेस्टमेंट है, जब कम लागत में आप इन पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन आज से पहले रियल एस्टेट को इतना खरीदना आसान नहीं था। रिट्स के आने से रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना आसान बन गया, क्योंकि बड़े प्रॉपर्टीज, जैसे एग्जांपल करते हैं वेयर हाउसेज, SEZ, जहां पर करोड़ों स्क्वायर फीट के रेंटल्स आते हैं, उसको हमने एक तरह से मल्टीपल ऑनर में डिवाइड कर दिया। अब मल्टीपल ऑनर में वो इनकम रिटर्न आ रहा है। अगर वही प्रॉपर्टी एक निवेश खरीदता तो उसको कई करोड़ों पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ता। रिट्स के आने से वो पैसे टुकड़ों में इन्वेस्टमेंट होती है और आप मल्टीपल ऑनर बनते हो। सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट है आपका। सर, वैसे किस तरह के निवेशकों के लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है रीट्स में निवेश करना? खास तौर पे अगर हम लोग 2-3 कैटेगरी में डिवाइड कर ले निवेशकों को, यहाँ पर जो नया निवेशक है अभी, या अभी बिल्कुल अभी जर्नी स्टार्ट कर रहा है, जॉब शुरू कर रहा है, लेकिन घर का सपना देख रहा है और उसमें सोच रहा है कि निवेश करके हम इसमें एक रिटर्न कमा सकते हैं। एक वो हो गया। दूसरा, ये थोड़े से एग्रेसिव होते हैं जो कि बाय एट अ टाइम होते होते वो कई अलग अलग जगह यहाँ पर निवेश करते हैं। उनके लिए ये कितना बड़ा ऑप्शन हो सकता है? देखिए, ये बेसिकली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का काम है, जहां पर आप, मैं ये कहूंगा कि आप सारा पैसा ना लगाइए रीट्स के ऊपर। जिस तरह से आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, गोल्ड पर लगाया, उसी तरह रियल एस्टेट के अंदर भी रीट में कुछ इन्वेस्टमेंट कीजिए। लेकिन हाँ, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको पहली एक लॉकेबल प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, क्या आपका प्लॉट हो। अगर आपको ट्रेडिशनल से एक फिक्स रेंटल इनकम चाहिए आपको, तो मेरे ख्याल से रीट एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। तो वो भी निवेशक, कोई भी निवेशक हो जिनके पास एक एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा फंड्स को इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उनको रीट पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन जो पहला निवेशक है, जो पहली निवेशक करना चाहता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उसको यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। उसका रीजन है, उसको उसका गणित नहीं पता, उसको कैसे रिटर्न मिलता है, कैसे एग्जिट करनी है प्रॉपर्टी के अंदर, बिकॉज ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है। रीट्स इतना आसान नहीं है, ना इसकी जानकारी लोगों को पता है लोगों को। तो जो भी एक रिटेल इन्वेस्टर जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको कहीं ना कहीं रिट्स पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मतलब थोड़े से जानकार जो हैं उनको यहाँ पर इसमें आना चाहिए। नए लोग जो निवेश करने वाले हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पर अभी दूरी बनानी चाहिए, राइट?
सर वैसे आगे आने वाले समय में क्या लग रहा है कि रीट्स और इन्वेट्स का जो फ्यूचर है, जो पारंपरिक निवेश की यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उससे बेहतर ये विकल्प हो सकता है आगे चल के आने वाले सालों में? देखिए, अगर फिजिकल प्रॉपर्टी के रेट अगर इसी तरह बढ़ते रहे जिस तरह रेट बढ़ रहे हैं अभी पिछले 3-4 साल के अंदर, तो मेरे ख्याल से रीट्स की इन्वेस्टमेंट और बढ़ेगी। जो आपका डेटा कह रहा है उसके डेटा से मुझे लगता है, मेरा जो अनुभव कहता है, करीबन 20 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली है। यानी कि फ्यूचर काफ़ी अच्छा अभी है। बात में। लेकिन सर दोनों के अगर कंपेयर करें तो बेटर कौन है, रीट्स या इन्वेट्स? देखिए, शॉर्ट इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न देगी बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा रिटर्न देती है। रिट के अंदर आप डिपेंडेंट हो कहीं ना कहीं, उस रेंटल यार्ड पर डिपेंडेंट हो आप, तो कहीं ना कहीं रिट्स की इन्वेस्टमेंट थोड़ी रिस्क है, लेकिन इन्वेस्ट के अंदर श्योर शॉर्ट। ठीक है, तो यानी कि जिनको यहाँ पर कम अमाउंट में हल्का हल्का निवेश करना है प्रॉपर्टी में, तो रीट्स एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें, इसमें रिस्क भी एसोसिएटेड होते हैं, प्लस थोड़ी सी जानकारी इसकी होनी चाहिए, उसके बाद ही यहाँ पर निवेश करें। पूरी कहानी का, पूरी स्टोरी का, इस खबर का लबो-लुआब अल्टीमेटली ये निकल कर आता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी कि एलडीए जल्द ही 2 नई आवासीय योजनाएं वरुण विहार और नैमिष नगर लॉन्च करने जा रहा है। इन दोनों परियोजनाओं के तहत पहले चरण में 3100 से ज़्यादा आवासीय प्लॉट्स की पेशकश की जाएगी, जिनके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी। वरुण विहार योजना आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के पास विकसित की जा रही है, जबकि नैमिष नगर आईआईएम रोड सीतापुर रोड कॉरिडोर पर बसाया जाएगा। वरुण विहार करीब 6580 एकड़ और नैमिष नगर लगभग 3682 एकड़ क्षेत्र में विकसित होने वाली बड़ी टाउनशिप है। इन योजनाओं में आवासीय, व्यावसायिक, संस्थागत भूखंडों के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचा, सड़कें, पार्क और अन्य सुविधाएं यहाँ पर विकसित की जाएंगी। सर कई अथॉरिटी, जैसे कि अगर नोएडा, ग्रेटर नोएडा की बात कर लें, वहाँ पर भी वो भी यहाँ पर कई प्लॉट से जुड़ी परियोजना ला चुके हैं और ला रहे हैं। इसके पीछे जो प्राधिकरण ओवरऑल अगर देखें, उनकी क्या मंशा है? ये प्राधिकरण का मकसद यही है, अपनी लैंड को रिटर्न आया, उसके अंदर पैसा जो इन्वेस्टमेंट किया, प्लस लोगों को सुविधा दे। एक्चुअली गवर्नमेंट अथॉरिटीज है, और आई थिंक ये स्कीम जो भी लेके आती गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली लखनऊ के लिए। लखनऊ के अंदर काफी फ्री होल्ड स्कैम चलते हैं वहां पर, आप देखोगे इलीगल प्लॉट्स काफी बिकते हैं वहां पर। आपको विश्वास नहीं आएगा, पुलिस हेडक्वार्टर के बिल्कुल सामने एक स्कैम हुआ वहां पर, बिल्कुल एकाना स्टेडियम के सामने, जहां पर इलीगल शहीद प्लॉट पथ के बिके। पास। सही पद के पास, बिल्कुल सही कहा आपने। तो वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, एलडीएस से परियोजना लेके आए ताकि लैंड माफियाओं से बचा जाए। क्योंकि वहां पर देखिए, सॉरी, नो प्रॉब्लम। जो 2 tier सिटीज है, 3 tier सिटीज है, वहां पर आज भी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट प्लॉट ही है। आज भी मकान का मतलब जमीन के साथ होती है, जबकि कैपिटल्स के अंदर आज आज वहां की लैंड की कीमत, लैंड बढ़ गई है, प्लस जगह बची नहीं है लैंड की, इसलिए वहां हाई राइज की डिमांड बढ़ी है। तो सेम लखनऊ के अंदर काफी इंपॉर्टेंट था, और लखनऊ में अभी भी डेवलपमेंट की बहुत स्कोप है। लखनऊ कैपिटल है उत्तर प्रदेश भारत का, जो तीसरे नंबर में आता है जीडीपी के अंदर। तो मेरे ख्याल से एलडीए का काफी अच्छा ऑफर है, और इसी तरह अभी आज यमुना प्राधिकरण में भी ड्रॉ हुआ था। लेकिन मुझे लगता है प्लॉट की संख्या बहुत कम है, आज वहां डिमांड बहुत ज्यादा है लखनऊ जैसे शहर में। तो गवर्नमेंट को ये परियोजना हर 3 महीने में लेके आनी पड़ेगी, ताकि लैंड के रेट्स भी सस्ते हो जाए, वो लैंड माफिया रेट इंक्रीज ना करे। तो आई थिंक ये परियोजना धीरे धीरे आती रहेगी। सर वैसे अगर देखा जाए तो फिर जो निजी डेवलपर्स परियोजनाएं लेकर आते हैं, उनके कंपैरिजन में क्या ये थोड़ी सी ज़्यादा आपको लग रही है कि किफ़ायत हो सकती है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग एंड वैल्यू? तो देखिए, मेरे ख्याल से कंपटीशन में मार्केट प्राइस तभी बेहतर होती है। अगर कंपटीशन नहीं होगा और गवर्नमेंट कुछ लेके नहीं आएगी, तो प्राइवेट डेवलपर वहीं ना फायदा उठाएंगे इस चीज का। सच्चाई बता रहा हूँ आपको, डिमांड सप्लाई का गेम है सारा। अगर गवर्नमेंट वहीं अफोर्डेबल प्राइस में लेके आएंगे, तो कहीं ना कहीं प्राइवेट डेवलपर को भी वो चीजें उसी प्राइस में देने की जरूरत पड़ेगी, या उससे अच्छी डिलीवरी जरूरत पड़ेगी कि आप उससे बेटर दे पाओ। अगर वो सेम डिलीवरी देगी जो गवर्नमेंट दे रही है, तो कहीं ना कहीं वो जो पैसा एक्स्ट्रा लेते हैं उसका वो अनुभव और फायदा दे नहीं पाएंगे एंड यूजर को। तो एंड यूजर कहीं ना कहीं प्राइसेस में आपको वित्ती थोड़ी आएगी, और प्लस अफोर्डेबल प्राइस से प्रॉपर्टी मिल जाएगी। सर अल्टीमेटली कोई अगर निवेश इसमें करना चाह रहा हो, क्या बातें यहाँ पर ध्यान रखें जब वो ऐसे प्रोजेक्ट में एंट्री करने के लिए सोच रहा है? तो देखिए, जब भी कोई परियोजना आए, एलडीए की, एनडीए किसी परियोजना है, अथॉरिटी की परियोजना है, आप लोकेशन देखिए और बस ड्रॉ में नाम लिख लीजिए, अपना डाल दीजिए बस। इसमें डिपेंड, किस्मत पर डिपेंड करता है, आपकी लक पर डिपेंड करता है, आपका ड्रॉ आएगा नहीं आएगा। लेकिन आपको लक अपना निभाना चाहिए इसके अंदर, बिकॉज ये काफी किफायती दाम में प्रॉपर्टी आती है, और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इसके ऊपर। और एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है, क्योंकि प्राधिकरण की ये ज़मीनें होती हैं, तो उस पर भी थोड़ा सा यहाँ पर आप फोकस करके बस जैसे कि सर ने लेकिन एक चीज बोला। है, प्राधिकरण के अंदर भी काफी दिक्कतें आती है। हमने यमुना प्राधिकरण में देखा। हाँ हाँ सर, एक्सप्लोर करिए थोड़ा सा इसको भी।
2009 2010 में प्लॉट की वो निकले थे यहाँ पर, और 4,750 रुपए मीटर के रेट में भाव में निकले थे। लेकिन कई प्लॉट की डिलीवरी 10-10 साल डिलीवरी नहीं हुई उनकी भी। तो तो ये एक सर लेकिन इसका ड्रॉबैक वो है। राइट, लेकिन वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के होने की वजह से कहीं ना कहीं वो चीजें आगे बढ़ी नहीं। और मेरे ख्याल से वहां पर भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए अथॉरिटी की, कि भैया जो प्लॉट आपने दिया उसकी डिलीवरी भी ऑन टाइम होनी चाहिए। ठीक है, अल्टीमेटली ये भी चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। चाहे एलडी की हो, चाहे जीडीए की हो, चाहे किसी भी प्राधिकरण की हो, थोड़े से रिस्क फैक्टर यहाँ पर भी रहते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी फ़िलहाल जैसे कि ये योजना लाई गई है, सर ने जैसे बताया कि आंख बंद करके बस फॉर्म फिल कर दें इसका, बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दें। देखिए, मिल जाए तो अच्छा, ना मिले तो कोई बात नहीं, अगली बार दोबारा ट्राई करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बावजूद दुबई का रियल एस्टेट बाजार निवेशकों को अट्रैक्ट कर रहा है। कई निवेशक हालिया कीमतों में नरमी को खरीदारी के अवसर के रूप में देख रहे हैं। बाजार एक्सपर्ट्स के मुताबिक जियोपॉलिटिकल टेंशन से निवेशकों में सतर्कता जरूर बढ़ी है, लेकिन बाजार की बुनियादी मजबूती बरकरार है। चुनिंदा प्रोजेक्ट्स में 12 से 15% तक की छूट भी मिल रही है, जिससे उच्च संपत्ति वाले निवेशक और विदेशी खरीदार सक्रिय हुए हैं। दुबई की टैक्स फ्री व्यवस्था, 5 से 9% तक किराए की संभावित आय, गोल्डन वीजा कार्यक्रम और डॉलर से जुड़ी मुद्रा स्थिरता निवेशकों को यहां पर अट्रैक्ट कर रही है। साल 2026 की पहली तिमाही में दुबई में 47,996 आवासीय सौदे हुए, जिनकी कुल वैल्यू अगर यहां पर बोली जाए तो 176.7 अरब दिरहम रही, जो बाजार की मजबूती को यहां पर दर्शाता भी है। सर, यूएस ईरान टेंशन खत्म होने के बाद क्या दुबई रियल्टी की कीमतें वाकई में आपको लग रहा है कि अभी स्टेबल होती हुई दिख सकती हैं, या इसमें थोड़ी सी अभी अनसर्टेनिटी बनी हुई है? देखिए, अभी मुझे लगता है अनसर्टेनिटी बनी हुई है और कुछ समय लगेगा, बिकॉज एक बार कभी नेगेटिविटी सेंटिमेंट आता है। जैसे एग्जांपल, दुबई हम सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट मानते थे पूरे वर्ल्ड के अंदर, जी। और हर कंट्री के लोग जाते, रशिया हो, यूक्रेन हो, कहीं भी हो, लोग वहां जाते थे। अपनी सिटीजनशिप तो नहीं मिलती वहां पर, लेकिन गोल्डन वीजा लेके वहां पर निवेश भी करते थे, बिकॉज वहां पर टैक्स फ्री इनकम भी है, प्लस सेफेस्ट कंट्री है, बिकॉज जितना लॉ लॉ वहां का स्ट्रांग है, मेरे ख्याल से किसी भी कंट्री का लॉ स्ट्रांग है। लेकिन जो पिछले 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर हमने देखा, जिस तरह ईरान यूएस की लड़ाई के चक्कर में काफी ड्रोन हमले हुए वहां पर, वैसे कुछ हुआ नहीं वहां पर, लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक सेंटीमेंट खराब हुई है वहां पर। तो मुझे लगता है अभी बिल्डर काफी लुभावना ऑफर देंगे आपको, और जिसको भी दुबई के अंदर फ्यूचर रहना है या इन्वेस्टमेंट करना है तो उनके लिए फायदेमंद सौदा है। लेकिन उससे बेटर मैं अभी बोलूंगा, इंडिया का ग्रोथ ज्यादा बेटर है, बिकॉज इंडिया की जीडीपी ज्यादा बेटर इंक्रीज होगी। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, रिटर्न चाहिए अगर आपको, तो इंडियन रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कीजिए। किसी भी कंट्री, किसी भी 2 टियर सिटी, 3 सिटीज में प्लॉट इन्वेस्टमेंट कीजिए, या रेंटल इनकम के लिए स्टूडियो अपार्टमेंट परचेज कीजिए किसी भी शहर पर जहां पर आईटी हो, जहां पर इंडस्ट्री हो, जहां पॉपुलेशन हो, जहां कमर्शियल हो, जहां अच्छी लोकेशन हो। लेकिन अगर आपको दुबई से फॉरेन के मकसद से इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप दुबई ले सकते हो अभी, बिकॉज आपको अच्छा ऑफर मिलेगा, और कुछ महीने वेट करोगे तो शायद रेट इंक्रीज हो जाए। लेकिन सिर्फ इसलिए निवेश करना है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना, अच्छी रिटर्न चाहिए, तो मेरे ख्याल से वो अभी दुबई के अंदर आपको रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। तो सर, अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, अभी थोड़ा सा रुक जाए यहाँ पर, जो ऑफर दिए जा रहे हैं थोड़ा सा उनके एंटाइसमेंट में यहाँ पर ना आए अभी। अगर आप वेट एंड वॉच करोगे तो सर कीमतें बढ़ेगी। मैं पहले ही कहा था, जब जी। कुछ दिक्कतें आती है, परेशानी होती है, तभी आपको एक रिस्क वाली इन्वेस्टमेंट मिलती है। तो जिन निवेशकों में आज वो टेंशन, एमयू साइन हो चुका है, अब वो पता नहीं वो एमयू कब तक रहेगा, कब तक नहीं रहेगा, लेकिन मुझे लगता है पॉजिटिव न्यूज आया इसकी वजह से। जिस निवेशकों को दुबई में रहना है, जिन निवेशकों को दुबई में काम करना है, जिन निवेशकों को इंटरनेशनल मार्केट में पैसा लगाना है, उनके लिए सबसे अच्छा मौका आज है। शायद वो मौका कल ना मिले। ठीक है, तो जिन लोगों को निवेश करना है वो अभी कर सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि अभी थोड़े से प्राइसेस इसके डिप पे भी हैं। अल्टीमेटली आगे चल के थोड़ा सा इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी अगर थोड़ी सी अच्छी हो जाती है तो हो सकता है कि प्राइसेस थोड़े से बढ़ जाए, अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी यहाँ पर मिस हो सकती है। लेकिन सर, इसको क्या कहेंगे, फोमो तो नहीं कहेंगे हम लोग अभी कि मतलब इन केस अगर अभी प्राइसेस यहाँ पर थोड़े से ड्रॉप हैं तो क्या तुरंत अभी खरीद लें? ऐसा तो नहीं कि आगे चल के कुछ और दिक्कत हो जाए और प्राइसेस थोड़े से ड्रॉप हो जाए इसके चल के आगे? देखिए अभिषेक जी, मैं हमेशा एक निवेश के लिए हमेशा बताता हूँ, कभी फोमो में फंसना नहीं चाहिए आपको। कभी भी ये मत समझिए कि बिल्डर का बोला कि प्राइस तो आज का कल होगा नहीं। मेरा हमेशा मानना है, अपना ड्यू डिलिजेंस हमेशा करना चाहिए। किस डेवलपर की प्रॉपर्टी ले रहे हो आप, किस लोकेशन में ले रहे हो, किस पेमेंट प्लान में ले रहे हो, उसकी किस्तें कितनी बनेगी, क्या प्रॉपर्टी मेरे लिए सही है कि नहीं है, उसका कारपेट एरिया कितना है, इसकी पोजीशन डेट क्या है, उसके बाद ही निवेश करना चाहिए। निवेश के क्या करते हैं, कई बार हड़बड़ी में फोमा क्रिएट करने पर हड़बड़ी में प्रॉपर्टी खरीदते हैं, वो सबसे गलत इन्वेस्टमेंट है। अगर आपको लगता है
और आपने ड्यू डिलिजेंस किया, वो प्रॉपर्टी का 6 महीना पहले वो प्राइस से मिल रहा था और 6 महीना बाद ये प्राइस मिल रही है आपको, और आपको देख रहा है कि इन्वेंट्री मार्केट में कितनी सॉर्ट आउट हो रही है, कम से कम 10 से 15 दिन का गैप तो लेना चाहिए निवेश करने के लिए। ऑन द स्पॉट कभी डिसीजन लेना नहीं चाहिए आपको। ये मेरा थोड़ा सा ड्यू अनुभव है, डिलिजेंस वो ये यहाँ मेरा पर अनुभव है। नहीं, आपका अनुभव बिल्कुल सही है और अनुभव से ही सर लोग सीखते हैं, और जब आप चीज़ें अनुभव अपने शेयर करते हैं उसके बाद ही जो हम जैसे लोग होते हैं थोड़े से फैसले बना पाते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और खबर की ओर। यहाँ पर आखिर में पुणे में एक बड़े रियल एस्टेट घोटाले का मामला सामने आया है, जिसमें एक बिल्डर पर करीब 150 होम बायर्स से 50 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। शिकायत के अनुसार खरीदारों से फ्लैट देने के नाम पर लाखों रुपए वसूले गए, लेकिन तय समय पर ना तो मकान का कब्जा दिया गया और ना ही यहाँ पर पैसा लौटाया गया। पुलिस ने बिल्डर और संबंधित लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर यहाँ पर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित खरीदारों का आरोप है कि वर्षों से परियोजना अधूरी पड़ी हुई है, जिससे उनकी जमा पूंजी फंस गई है और मामले की जांच अभी जारी है। सर, इस खबर पे कोई टिप्पणी करना चाहेंगे आप? देखिए, हिंदुस्तान के ना आम बात है, मैं तो यही बोलूंगा निवेशकों को कि आप ये सोच के निवेश ना करो तो सबसे बड़ी भूल होगी। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि रेरा आने के बाद ये पॉलिसी काफी टाइट हुई है, आपका पैसा सेफ रहेगा। स्पेशली हमने देखा पिछले कुछ सालों में यूनिटेक में, अमरपाली में और सुपरटेक में काफी अच्छी न्यूज, गुड न्यूज आई है गवर्नमेंट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने काफी अच्छा निर्णय लिया, तो आई थिंक ये अभी गवर्नमेंट को इसको कुछ स्टेप लेना चाहिए। सिर्फ जेल नहीं भेजना चाहिए लोगों को, इनकी सारी प्रॉपर्टी अफेक्ट करनी चाहिए और लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट देना चाहिए इनको, बिकॉज इन्होंने सिर्फ पैसे नहीं लिए, इन्होंने ना एक होम बायर के साथ एक इमोशन जुड़े हुए हैं सर। सर मैं अभी सपना पिछले ले कुछ लिया सर दिनों उसका से पूरा, जो सपना वो देखता है किसी भी घर के लिए, मतलब जब भी पहली बार घर खरीदता है तो उसका सपना होता है खरीदना। जेपी का होम बायर का वीडियो देखा था, जी। उस बंदे ने इन्वेस्टमेंट किया था 2011 के आसपास, अब 2026 है, उसकी पोती भी हो गई है, पोती पूछ रही है दादाजी प्रॉपर्टी कब मिलेगी मुझे। बताइए। तो अंडरस्टैंड करना, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है, इमोशन जुड़े हुए थे हमारे जी प्रॉपर्टी के बिल्कुल। साथ। जब प्रॉपर्टी इंसान परचेज करता है वो अपने घर वालों को दिखाता है और अपनी सारी पूंजी, मेहनत की पूंजी जो उससे कमाया पैसा वो लगाता है। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी डिलीवरी ना मिले ना और सिर्फ उसको जेल जाए, इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। इनके ऊपर कहीं ना कहीं और बड़ा मुकदमा होना चाहिए और कई बड़े फैसले होने चाहिए, ताकि ये सजा जिंदगी भर लोग कायम रखे और गलत काम ना करें। और ऐसे तमाम सर मामले हैं जहां पर ऐसे केसेस देखने को मिले हैं जहां पर होम बायर्स के साथ धोखाधड़ी के केसेस सामने आए हैं। बिल्डर पैसे लेके बैठे होते हैं या फिर गायब भी हो जाते हैं। अल्टीमेटली एक स्ट्रिक्ट जी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनिए, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूं आपको दिल्ली एनसीआर की मार्केट के बारे में। जी। हम जो 4-5 बड़े बिल्डर जहां पर लोगों ने पैसा लगाया था, उसका निर्णय तो आ गया। आज भी छोटे छोटे कई निवेश ऐसे हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर, कई परियोजना ऐसी है जिनके बारे में आप सुनते भी नहीं हो, आप मीडिया वाले दिखा भी नहीं पाओगे उन चीजों को, क्योंकि आपको भी नहीं पता होगा। कहीं जगह 250, कहीं 300, कहीं 400, जहां 5000 10,000 होम बायर होते हो वहां तो आप न्यूज वाले मीडिया वाले कवर कर लेते हैं, लेकिन जहां 250-300 होते हैं वहां कवर भी नहीं हो पाता है, क्योंकि इंसान अपने काम बिजी होता है। इंसान वो इंसान नौकरी करे, ईएमआई भरे, कि आपके पास आए उसके प्रोटेस्ट करे। कई बार ऐसा भी नहीं होता है, कई बार हमारी न्यूज पर आती भी नहीं चीजें वो। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को वो स्टेप लेना पड़ेगा, जो परियोजना दिल्ली एनसीआर में जितने भी पैसा निवेश किया था और डिलीवरी अगर नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को खुद अपने हिसाब से एक्शन लेना चाहिए। स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए। एक फास्ट ट्रैक सिस्टम भी यहाँ पर होना चाहिए, जिससे कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। अल्टीमेटली जो होम बायर्स हैं उनको यहाँ पर राहत मिले, उनको यहाँ पर एक तरह से जो फैसला है उनके पक्ष में यहाँ पर आता हुआ देखें। मोहित सर, थैंक यू सो मच, आज आप हमारे शो में शामिल हुए और तमाम खबरों का यहाँ पर बारीकी से आपने विश्लेषण किया सर, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। तो ये था आज का हमारा प्रॉपर्टी जंक्शन। ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। बाकी अब होगी आपसे अगले हफ्ते मुलाकात नई खबरों के साथ, नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।